अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रिस्वाना और मैं हूं हाफिज अब्दुल बसीर। आइए डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर एक नजर। मोदी सरदार पटेल के बारे में नहीं जानते, बीजेपी आरएसएस के नजरियात पर है अमल पेरा। राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश रैली में मोदी को बनाया अपनी तनकीद का निशाना। जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वह सच्चा मुसलमान नहीं, एसपी कायद अबू आसिम आजमी का बयान। गांधी खानदान के दामाद रॉबर्ट वाड्रा इनकम टैक्सेस अदा करने में है नाकाम, महकमे इनकम टैक्सेस को उनकी तहकीकात की है जरूरत, बीजेपी तर्जुमान निर्मला सीतारामन का बयान। और नरेंद्र मोदी सीमांध्रा में अजीमुशान जलसे आम से खिताब में है मसरूफ, कहा इलाके में तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी सदर चंद्रबाबू को बनाया जाएगा कामयाब। और अब पेश है प्राइम टाइम की तफसीलात। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर अपनी तनकीद के जरिए ताज़ा हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ा नहीं है। उन्होंने कहा था कि आरएसएस इस मुल्क को तबाह कर देगी, ताहम मोदी आज आरएसएस के नजरियात पर अमल पैरा है। मोदी गुजरात मॉडल के झूठे प्रोपेगेंडे से आवाम को गुमराह कर रही है। सरदार पटेल के बारे में उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। सरदार पटेल जो कहते थे उन्होंने कभी सुना नहीं है। सरदार पटेल ने बयान दिया कि आरएसएस एक जहरीली विचारधारा है, हिंदुस्तान को आरएसएस नष्ट कर देगी। मूर्ति बनाना चाहते हैं पटेल जी की, विचारधारा है आरएसएस की। और ये पढ़ते नहीं कि भाई सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में क्या बोला, बैन लगाने की बात की। तो जहां भी जाते हैं असत्य की बात करेंगे, गुजरात मॉडल की बात करेंगे, गुजरात मॉडल की बात करेंगे। एक व्यक्ति को पूरा का पूरा प्रदेश पकड़ा दिया और कहेंगे भैया गुजरात को मैंने चमका दिया। 60 साल के गुजरात की महिलाएं लगी हुई हैं, गुजरात के युवा लगे हुए हैं। ऐसे भाषण में मोदी जी कहते हैं 60 साल के लिए गुजरात ने कुछ नहीं किया, मैंने किया। अमूल को खड़ा किया उन महिलाओं ने, हीरे का बिजनेस किया, शुरू किया गुजरात के युवाओं ने, मजदूरों ने। टेक्सटाइल का बिजनेस गुजरात के युवाओं ने शुरू किया, वो सब मर गए, बिजनेस मर गया, टेक्सटाइल का बिजनेस खत्म हो गया, हीरे के मजदूर रो रहे हैं। मोदी जी खड़े होते हैं मैंने चमका दिया। आपकी इज्जत नहीं करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। हम जानते हैं कि आप इस देश को बनाते हो, आप इस देश को खड़ा करते हो, आपका पसीना जाता है, आपका खून जाता है। हम आपसे कभी नहीं कह सकते कि भाई 60 साल में आपने कुछ नहीं किया। कभी आपने कांग्रेस पार्टी के नेता को सुना है कि भैया सब कुछ मैंने किया? प्रधानमंत्री ने 10 साल आपके लिए काम किए, एक बार वो नहीं कहते कि मैंने किया है। सोनिया जी के आप भाषण सुनने लिए एक बार नहीं कहती है मैंने किया है। हमने किया है, आपने किया है। उधर सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, मैं। यहां पे राजेंद्र राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप जानते हैं कौन लड़ रहा है? दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद अबू आसिम आजमी ने आज फिर एक मरतबा मुतनाज़ा बयान देते हुए तनाज़े में घिर गए हैं। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सनत कबीर नगर जिले में वो समाजवादी पार्टी के एक जलसे में शरीक थे। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जो मुसलमान एसपी को वोट नहीं देगा वो सच्चा मुसलमान नहीं है, जिसका DNA टेस्ट करवाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी शदीद तनकीद की है। और बीजेपी तर्जुमान निर्मला सीतारामन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गांधी खानदान के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के इनकम टैक्सेस अदा न करने पर सवाल उठाए हैं। टैक्स रिटर्न 2011 के बाद 11 से ही
रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं, और जब इनके ऊपर इतने सारे लैंड डील्स का आरोप है और उनके इनकम टैक्स का फाइल नहीं हो रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसके ऊपर तुरंत जांच करना चाहिए। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जो रिटर्न्स फाइल करना है 2011 से, वो भी शायद फाइल नहीं हुआ। शायद वही मेन इंपॉर्टेंट इश्यू है। इस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज किनके पास वो रिटर्न्स फाइल करना है, वो रिटर्न फाइल नहीं हुआ। अपनी बात को जारी रखते हुए निर्मला सीतारामन ने मरकजी वजीर के बयान की सख्त मजम्मत की और कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी तहजीब को मद्देनजर रखते हुए प्रियंका को बेटी कहा था। Indian culture, to speak of somebody who's in the daughter's age too, she's like my daughter, ये expression use किया जाता है। It requires a good grounding and belief in Indian culture to say that and to also receive and appreciate it. Chidambaram ji belongs to a Congress whose DNA probably does not allow to appreciate this gesture of the Indian culture which comes out in our speech. And therefore, a scornful comment comes from him. Thank you, Mr. Chidambaram, but I think the manasikta with which Shri Narendra Modi has said it comes out of a strong belief in Indian culture. और गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी इन दिनों सीमा आंध्र के दौरे पर हैं। आज उन्होंने सीमा आंध्र के मुख्तलिफ अजला में मुनाकिद किए गए इंतखाबी जलसों से खिताब किया है। पेश है इस ज़िमन में मुनसिफ टीवी के खास रिपोर्ट। तेलंगाना में वोटिंग का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया तो दूसरी जानिब सीमा आंध्रा में इंतखाबात के दिन करीब तर होते जा रहे हैं, जहां तमाम सियासी पार्टियां वादों पर वादे करने लगी हैं। कहते हैं इख्तिदार का नशा अच्छों को भी नामाकूल बना देता है। आजकल गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी सीमा आंध्रा के दौरे पर हैं। सबसे पहले मोदी ने तिरुपति में एक जलसे आम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा की तरक्की तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में ही मुमकिन है। आपके सामने दो चॉइस है। एक, आपको इस चुनाव में तय करना है कि आपको सीमांध्र का भला करना है या आपको स्कैम आंध्र बनाना है। अगर आप सीमांध्र बनाना चाहते हो तो मैं आपका हूं, आपके लिए हूं और जो भी करूंगा आपके लिए करूंगा। और अगर आप स्कैम आंध्र के लोगों के साथ थोड़ी भी नरमी बरती तो दिल्ली की सरकार कितना ही कहे आपको बचा नहीं पाएगी। बीजेपी टीडीपी इत्तेहाद एक अजीम इनकलाब की निशानदेही करता है। मोदी ने सीमा आंध्रा में वाक़े मदनपल्ली, नेल्लूर, गुंटूर, भीमावरम और विशाखापट्टनम में अव्वाम के अजीमुशान जलसों में शिरकत की और कहा कि सीमा आंध्रा में स्कैम आंध्रा हुकूमत के बजाय साफ और शफाफ हुकूमत की तश्कील में अव्वाम आगे आए। इस वक्त दिल्ली में रिमोट कंट्रोल हुकूमत है जिसका खातिमा अब तकरीबन यकीनी हो गया है। मैं यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू को चीफ मिनिस्टर बनता देखना चाहता हूँ। सीमा आंध्रा के इलाके को तरक्की देते हुए आपके ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ और मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। आप चंद्रबाबू नायडू का साथ दीजिए और अपने मुस्तकबिल को संवारने में आगे आइए। भाइयों बहनों, दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार के लिए मुझे सीमांध्र का पूरा सहयोग चाहिए और सीमांध्र में सरकार बनाने के लिए नहीं, सीमांध्र को बनाने के लिए चंद्रबाबू को मुख्यमंत्री बनाना है।
वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर जमकर तनकीद की है। उनके जलसे अटेंड करने वाले सैकड़ों अफराद ने मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिर मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ बम होने या ब्लास्ट होने की खबरें अक्सर आ जाती हैं। ऐसा क्यों? जैसा कि आज विजयवाड़ा में 10 देसी साख्ता बमों को दस्तयाब कर लिया गया है। शायद अवाम को इसका जवाब मिल पाएगा या नहीं, ये कहना बेवजह है। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण के अलावा बीजेपी के सीनियर कायद वेंकैया नायडू हर जलसे में साथ साथ नजर आए। वेंकैया नायडू ने मोदी की हिंदी तकरीर को तेलुगु में ट्रांसलेट करके अवाम के रूबरू पेश किया। चंद्रबाबू नायडू ने तकरीबन हर जलसे में सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हिंदुस्तान के अगले वजीर आजम नरेंद्र मोदी होंगे और पार्टी 300 से जायद नशिस्तें हासिल करेगी। साथ ही साथ उन्होंने रजनीकांत की फिल्म रोबोट का जिक्र किया, जो पर्दे पर बड़ा हरकियाती नजर आता है। लेकिन वजीर आजम मनमोहन सिंह पर उन्होंने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि सोनिया गांधी के रोबोट यानी मनमोहन सिंह कुछ बोलने से भी खासिर हैं। बाबू ने मजीद कहा कि जिले नेल्लूर को IT हब में तब्दील कर दिया जाएगा। रोजगार के मौके बढ़ाते हुए बेरोजगारी के खात्मे पर अहम इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो हकीकत में सीमांध्रा के गद्दार हैं, जो बदउनवानियों बेकायदगियों में सरतपा मुलव्विस पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने तेलुगु फिल्मों के अदाकार पवन कल्याण की तारीफ करते हुए उनके ताउन की भरपूर सताइश की है और कहा कि पवन कल्याण के ताउन से बीजेपी TDP इत्तेहाद में एक नई जान पैदा हो गई है। जनसेना पार्टी की बुनियाद डालने वाले पवन कल्याण ने शयनशीन पर पहुंचकर अपना खिताब जारी रखा और कहा कि मैं जिले गुंटूर में पैदा हुआ हूं। मैंने बचपन से कांग्रेस पार्टी का मुशाहिदा किया है। ये पार्टी अवामी फलाह और बहबूद के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने KCR और जगन मोहन रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि ये पार्टियां और कायदीन अवाम को गुमराह करने में सबसे आगे हैं और अपनी सियासी दुकान चलाने में मसरूफ हैं। मोदी के जलसे और खिताब बड़ी अहमियत के हामिल बन गए हैं, क्योंकि कल रात वो तिरुपति में क़याम के बाद आज दिन भर मसरूफ रहे। 2014 के इन आम इंतखाबात को एक तब्दीली कहा जाने लगा है, जहां हर पार्टी अवाम को सब्ज बाग दिखाने में मसरूफ है। अब ये तो अवाम और आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ जीत किसकी होगी और कामयाबी की लकीरें किसका नसीब बनती हैं। ये तो वोटों की गिनती के बाद ही मालूम होगा। तब तक इंतजार लाजमी है। बीजेपी के सीनियर कायद और पार्टी तर्जुमान निर्मला सीतारामन ने अपने बयान जारी करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की तिरुपति में जलसे आम के पेश नज़र हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिसर्स को सियासती इंतजाम पर कड़ी नजर रखने की ख्वाहिश की थी, जबकि तिरुपति के करीब ही चेन्नई वाक़ है। रैली जो हुआ तिरुपति में वो इससे बहुत नजदीक पड़ता है और हमें पहले से चुनाव की शुरुआत से होम मंत्री को याद दिलाते हुए हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को थोड़ा ध्यान रखने के लिए उनका अटेंशन ड्रॉ किया है कि चुनाव की इस संदर्भ में भारत विरोधी शक्तियां डेफिनेटली एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए कुछ उनका षड्यंत्र चलेंगे। और ये भी खबर आ रही है, उस समय हम होम मिनिस्टर के पास ये बात भी बोले कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखने के लिए ये सब हमारी पोजीशन जो पहले से रहा वो साबित हो रही है कि थ्रेट कंटिन्यू अभी भी लगातार कंटिन्यू होते आ रही है। इसीलिए अभी भी चुनाव खत्म होने तक उसके बाद में भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत विरोधी शक्तियों ऐसे करने में उनका रोकना चाहिए और प्रिवेंट करने के लिए हर कदम उठाना चाहिए। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने लोक सेवा आयोग में गड़बड़ पर तबसरा किया था। इसी मौजू पर हमारे नुमाइंदे रईस जैदी ने तलबा से बातचीत की है। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। बीजेपी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह ने लोक सेवा आयोग में गड़बड़ियों को लेकर अंदेशा जताया है और इस समय हम मौजूद है इलाहाबाद के स्टूडेंट्स के बीच, युवा पीढ़ी के बीच। आइए उनसे जानते हैं कि लोक सेवा आयोग में किस तरह की गड़बड़ियां चल रही है, किस तरह के मुद्दे हैं और दूसरे भी मुद्दे जानेंगे जो कि इलेक्शन करीब है उनको लेकर भी। और बात करते हैं हम इलाहाबाद के छात्रों से, इलाहाबाद के स्टूडेंट्स से।
जी, किस तरह से जैसे लोक सेवा आयोग में को लेकर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि उनकी गड़बड़ियों को पर्दाफाश किया जाएगा, तो किस तरह की गड़बड़ियां लोक सेवा आयोग में हो रही है? जी, एक्चुअली तो ये बहुत गुप्त संस्था है, इससे कुछ चीजें पता नहीं चलती हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुछ विशेष वर्ग को जब रिजल्ट आता है तो कुछ विशेष वर्ग को फायदे इसमें हो रहे हैं, उनका रिजल्ट काफी मतलब उनको ज्यादा उनके रिजल्ट ज्यादा निकल रहे हैं, इस तरह से मतलब एलिगेशन लगाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। इसको जो है बिल्कुल ये चीजें जो है खत्म होनी चाहिए लोक सेवा आयोग से, क्योंकि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इसमें हर स्टूडेंट आशा करता है कि उसको जो मतलब जो वो करता है उसका एक्चुअल उसको जो है रिजल्ट मिले। इस तरह की चीजें बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है ये बिल्कुल सही है और ये खत्म होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि चुनाव करीब है, क्या लग रहा है कि कहीं ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है जो लोक सेवा आयोग को इस समय उठाया गया? नहीं सर, ऐसी है, चुनावी मुद्दा तो नहीं है। जो लोक सेवा आयोग में जो गड़बड़ियां हैं स्टूडेंटों के बीच में वो सही तरीका है उनका कहना, उनका स्टेटमेंट वो एकदम बिल्कुल सही है। अच्छा, इलेक्शन करीब है जी, क्या लग रहा है यहाँ पे इलाहाबाद में युवा पीढ़ी का रुझान किस पार्टी की तरफ जा रहा है? देखिए, युवा पीढ़ी का रुझान हम जो कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चाहते हैं जो युवाओं के रोजगार को ध्यान में रख के कार्य करे और एक भावी भविष्य युवाओं के निर्माण में जो कि वो करे, और हम सब उसी को वोट करेंगे और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। जैसे कि आप आने वाला भविष्य है, क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार आपके भविष्य के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी? जो हम लोग के स्टूडेंट के बारे में सोचे, जो उनके भविष्य के बारे में सोचे कि अच्छे मतलब रोजगार के मतलब सृजन करे और पारदर्शिता, सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, तो वो सरकार जो है हम लोग को जो है चाहिए ऐसी सरकार। ठीक है, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे एंट्री की है, क्या लग रहा है, चूंकि नई पार्टी है और आप भी युवा है, नई पीढ़ी है? मेरा कहना है कि जो भी हो रहा है वो ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन अब इतने बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज की, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं आएगी या ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला जो इस समस्या को एक बैग खत्म कर सकता है, मेरा यही मानना है। तो हम बात कर रहे थे इलाहाबाद के स्टूडेंट्स से, और काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग करते हैं, जिनका साफ अल्फाज में यही कहना है कि लोक सेवा आयोग का जो मुद्दा उठाया गया है वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि उसमें एक खास फिरके को, एक खास कम्युनिटी का फायदा होता था, जिसको लेकर यहाँ के स्टूडेंट्स में इस बात पर लेकर तफ्तीश है। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि इस तरह की पार्टी सामने आनी चाहिए जिसमें युवा पीढ़ी का भविष्य, युवा पीढ़ी का फ्यूचर सिक्योर हो। मुंसिफ न्यूज के लिए कैमरा पर्सन कपिल के साथ इलाहाबाद से रईस जदी। नाज़रीन, प्राइम टाइम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे मज़ीद तफसीलात को लेकर। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। इलाहाबाद में वाक़ फूलपुर के बीएसपी उम्मीदवार कपिल मनी करोड़िया से हमारे नुमाइंदे ने इंतखाबी उमूर पर चुभते हुए सवाल पूछे हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। इलाहाबाद के फूलपुर से बीएसपी कैंडिडेट जनाब कपिल मुनी करवरिया साहब। कपिल मुनी, मुंसिफ टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ पर मोदी की लहर के बड़े दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह ने किए, आपको क्या लगता है बीएसपी की कैसी लहर? राजनाथ जी ने दावा तो किया, लेकिन राजनाथ जी की रैली भी, सभा भी आपने देखा होगा कि कितने लोग थे, तो उस लहर को तो सीधे सीधे आप नकार सकते हैं। और अगर यही लहर होती तो राजनाथ जी गाजियाबाद से लखनऊ तो ना आते। आपकी कैसी लहर है बीएसपी की? बसपा की बहुत अच्छी लहर है और हम लोगों ने 5 साल काम किया है, गांव-गांव तक काम किया है, तो उसका बड़ा लाभ मिल रहा है हम लोगों को। मायावती जी ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि अगर उन्हें मुस्लिम वोटों का साथ मिल जाए तो वो बीजेपी की जमानत जब्त करा सकती हैं, तो क्या लग रहा है मुस्लिम वोटों का कैसा साथ मिल रहा है? बेशक बहन जी ने जो बात कही है वो सत्य है, और इस समय मैं समझ रहा हूं कि 2009 का चुनाव भी हम लड़े हैं और 2014 का लड़ रहे हैं।
लेकिन मुस्लिम समाज का जो रुझान या जो उनका उत्साह है जो इस समय देखने को मिल रहा है, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि 2009 में हमको इतना उत्साह नहीं मिल रहा था, लेकिन 2014 में हमारे साथ मतलब भरपूर उनका सहयोग मिल रहा है। मुलायम सिंह जी ने कल मायावती जी के लिए काफी अपशब्द इस्तेमाल किए, इस पर क्या आप रिएक्शन दें? मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हैं। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा है कि कहते कहते वो पाकिस्तान से चाइना चले जाते थे और चाइना से कहीं और चले जाते थे, तब उनके टिप्पणी करना मैं समझता हूं कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ कहता है कि आपने अखिलेश को बना दिया, मुझको भी जल्दी बना दो, तो जो व्यक्ति इतना उतावला है वो कुछ भी कह सकता है और मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो गए हैं। मायावती जी भी दावे करती हैं कि वो दलित होने की वजह से पीएम ओहदे की सबसे ज्यादा हकदार है, तो क्या लगता है कि वो पीएम किस उससे बन सकते हैं, यानी बीएसपी पूरे उससे या फिर किसी के समर्थन से? नहीं, बीएसपी के तो समर्थन से ही बन सकती है मैं समझता हूं। और हम लोगों ने जो प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश से जहां तक हम लोगों की जानकारी है, और माननीय बहन जी तो पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति हम लोग समझते हैं कि हम लोग यहां से 60 सीट जीतेंगे। और माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए काफी मजबूत दावेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जो अब की गवर्नमेंट बनेगी, और चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कहीं से बहुमत आने वाला नहीं, गठबंधन की ही सरकार बननी है। और अगर ऐसे में 60 सीटें आ गई एक प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से, तो मैं समझता हूं कि वो एक प्रधानमंत्री का जो मार्ग है उस रास्ते को प्रशस्त करेगा, सीधे सीधे पहुंचाएगा। जातीय समीकरण के बीच विकास की क्या योजना है? हम लोगों ने तो विकास को ही प्रमुख मुद्दा बनाया, और इस 5 साल में विकास को हम लोगों ने गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो नगर का इलाका हो चाहे वो गांव का इलाका हो। नगरों में हम लोगों ने चाहे वो विद्युत के मामले रहे हों, चाहे सड़क के जाल बिछाने की बात रही हो, और ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव तक चाहे पेयजल की व्यवस्था, बिजली का काम, सोलर का काम, सड़कों के बीच में यात्री प्रतीक्षालय, रैन बसेरा का काम, घाटों का काम, सिंगवेरपुर के विकास का काम, कई काम हम लोगों ने किए कराए हैं। अभी यहीं पिछली बार जैसे कि कंपनी बाग में हुआ था कि अब 5 रुपए वसूली की जाएगी, उसका टिकट लगेगा, उसको भी हमने अधिकारियों से कहे कि वहां संसाधन व्यवस्था कराने का, और फिर उसको जो 5 रुपया टैक्स लगा रहे थे उसको निरस्त कराने का भी हम लोगों ने काम किया है। एक आखिरी सवाल, पिछले इलेक्शन में भी यानी 2009 में भी लोगों ने आप पर भरोसा किया, इस बार आप पर लोग क्यों भरोसा करें? 2009 पे लोगों ने हमको भरोसा किया, खाली हमारी बातों पे भरोसा किया, और मैं समझता हूं कि इस 5 साल में हमने काम करने का काम किया है, और एक जाति धर्म से हट करके जो भी मुझ तक पहुंचा है मैंने उसका काम करने का, उसका सम्मान मान बढ़ाने का मैंने काम किया है। किसी क्षेत्र में कहीं कोई ऐसा आरोप मुझ पे नहीं लगेगा कि हमने किसी व्यक्ति को उभारने का या किसी को परेशान करने का काम किया। हमने एक न्याय की व्यवस्था को देखते हुए और जो सही था, जो उचित था, उसको हमने करने का काम किया, और विकास के काम भी हमने हर तरीके से करने का काम किया। अगर हमने मंदिर में भी सौर लाइट लगाई है, हैंडपंप लगाया है, तो हमने मस्जिद में भी हैंडपंप सौर ऊर्जा लगाने का काम किया है। तो कहीं भेदभाव नहीं था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार तो लोगों ने विश्वास पे मुझे वोट किया था, और इस बार मेरे काम पे मुझे वोट करेंगे। बहुत शुक्रिया। बेशक हमने जात पात से उठकर लोगों की खिदमत की है, यही कहना है बीएसपी कैंडिडेट जनाब कपिल मुनीकरवरिया साहब का। साथ ही इन्होंने मुलायम सिंह को भी दिमागी इलाज की बात कही, और साथ ही दावा किया कि यहाँ बीजेपी की कोई लहर नहीं, अगर ऐसा होता तो राजनाथ गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ न आते। मुंसिफ न्यूज के लिए कैमरा पर्सन कपिल के साथ इलाहाबाद के फूलपुर से रईस सेठी। शहर इलाहाबाद जो अपनी एक अलग तारीख रखता है, वहां के इलाके हल्के लोकसभा से कांग्रेस पार्टी ने क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को अपना उम्मीदवार बनाया है। इंतखाबी मौसम में हमारे करेस्पॉन्डेंट ने तरक्याती कामों के अलावा दीगर अहम नुकात पर उनसे बातचीत की है। आज के चुनावी सफर में हम पहुंचे हैं फूलपुर, जहां पे हम बात करेंगे क्रिकेटर से लीडर बने मोहम्मद कैफ साहब से, और जानेंगे कि फूलपुर सीट से वो कांग्रेस के बतौर कैंडिडेट कितनी जीत का विश्वास दर्ज कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका मुंसिफ टीवी पे। फूलपुर सीट से आप कैंडिडेट हैं और 25 साल बाद कांग्रेस आपके चेहरे की बदौलत यहाँ पे जीत की उम्मीद कर रही है, क्या कहते हैं? नहीं, जो चीज कांग्रेस पार्टी के टाइम पे यहाँ हुई है, चाहे वो विकास की बात करें या ये रोजगार का मुद्दा बना हुआ सालों से, और ये पार्टी यहाँ पर आई है, आप देखिए लोग परेशान हैं, लोग तो नाखुश हैं, यहाँ पर जनता में आक्रोश है। मैं तो घूम रहा, लोगों से मिल रहा हूँ, गली गली गया हूँ, तो वो चाहते हैं चेंज हो। जो चीज़ें पहले यहाँ हुई हैं, जो फूलपुर क्षेत्र था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम पे नंबर 1 का क्षेत्र माना जाता था,
अब वो बॉटम पे आ गया है, 18-19 से पायदान पे आ गया है, तो लोग चाह रहे हैं कि ये दोबारा से हम से लोग आगे आए, युवा लोग आगे आए। युवा शक्ति की बात करते हैं राहुल जी, और युवा शक्ति हमारे साथ है, लोग बड़े मेहनत कर रहे हैं, देखिए आगे सफलता मिलेगी। सर, क्रिकेट के मैदान में आपने अपने दुर्विरोधियों के छक्के छुड़ाकर पसीने छुड़ा दिए, लेकिन ये बताइए कि सियासी अखाड़े में किन मुद्दों पर, और खास करके फूलपुर एरिया में आपके 3 प्रायोरिटी मुद्दे कौन से होंगे जिन्हें आप सॉर्ट आउट करना चाहेंगे? मुद्दे कोई बहुत मेजर नहीं है। हर अब सिटी नॉर्थ की बात करें तो यहाँ के मुद्दे अलग होंगे, और जो आप रूरल एरिया में जाते हैं, गांव में जाते हैं, वहाँ के मुद्दे अलग हैं बिल्कुल। वहाँ किसान भाई हैं, उनकी दिक्कतें हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत बड़े मुद्दे नहीं है। कोई ईमानदारी से काम करना चाहेगा, चाहे वो बिजली की बात कर लें या पानी की बात कर लें, या फिर बीज है, खाद है, या अभी हमारे यहाँ नदियों से घिरा हुआ हमारा पूरा इलाहाबाद शहर है, फ्लाईओवर्स की बात कर लें, या वाटर स्पोर्ट्स है, नदी है, उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो चीजें बहुत बड़े मुद्दे नहीं है। अगर कोई करना चाहे दिल से लगा के, मेहनत से, तो काम कर सकता है। जैसे जब काम किया जाता है तो मुद्दे भी पीछे रह जाते हैं, लेकिन आपका जो चेहरा, आपकी छवि बहुत साफ सुथरी है। लेकिन पिछला जो कार्यकाल रहा यूपी गवर्नमेंट का, रेल गेट से लेके कोलगेट से लेके तमाम घोटालों का आरोप रहा, गंगा की सफाई का एक अहम मुद्दा रहा, तो ऐसे में क्या सोचकर आपने कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया? गंगा सफाई यहाँ तक बात कर रहे हैं, केंद्र तो योजना निकालती है, फंड देती है। अब उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो अप्लाई नहीं करेगी तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती नहीं है। आप देखिए 33 योजनाएं लास्ट ईयर आप बात करेंगे, आप फंड मिले, पैसे भेजे जाते हैं, उसमें 4 ही पे काम हुआ है। 29 योजनाएं आप देखेंगे ऑन पेपर है, कुछ काम उसमें हुआ नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ, यहाँ जो स्टेट की गवर्नमेंट है, काम आगे बढ़ावा नहीं दिया। बाकी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, तो जो भी भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार तो दीमक है हमारे देश को, जो अंदर अंदर से खोखला करेगा। उसमें कोई जो भी करेगा और जो पकड़ा जाएगा उसको जेल होगी, उसको निकाला जाएगा। ये तो चीजें हो रही हैं, हमारी पार्टी ने किया है। और हम लोग सेकुलर बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारा हमारे ही कांग्रेस पार्टी का नारा है। सर, मैदान में आपने खूब पसीना बहाया है, यहाँ पे हम आपके साथ हम बहा रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पे जो मुकाबला है वो 4 कोणियां है, आप अपने लिए चुनौती किसे मानते हैं? नहीं, चुनौती किसी को नहीं मानता, क्योंकि मैं तो खिलाड़ी रहा हूँ, तो बॉल देखनी है, बॉल देख के बैट शॉट मारना। मुझे ये नहीं पता कि फील्डर कहाँ लगा हुआ है, कौन सी टीम के अगेंस्ट खेल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे पाकिस्तान हो। हम तो बॉल फोकस करते हैं, अपना काम कर रहे हैं, जमीनी काम कर रहे हैं। जमीन पे आना जरूरी है। जो पब्लिक है वो चाहती है जमीन पे रह के काम करे, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉल फोकस करते हैं। जीत की कितने विकेट चटकाएंगे? जीत के बाद छक्के लगेंगे, सब लोग हमारे साथ हैं, मेरे युवा भाई हैं, हमारे जोश दिख रहा है बस। के छक्के लगाएंगे। अब इनका ये विश्वास कितना रंग लाता है, फूलपुर से जीत के कितने फूल ये खिला पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, खासकर कि सियासी अखाड़े में। और आगे इन्हीं का कारवा देखेंगे कि कितनी भीड़ लेकर मोहम्मद कैफ साहब फूलपुर से अपने साथ चल रहे हैं। फूलपुर से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी। जम्मू कश्मीर में बाबा रामदेव की जानिब से दलितों के लिए जो नाजिबारी मास्क इस्तेमाल किए गए थे उसके खिलाफ आज जबरदस्त एहतजाज किया गया और इन्हें SC/ST कानून के तहत गिरफ्तार करने का पुरजोर मुतालबा भी किया गया है। हमारे समाज के अपमान करने का काम किया और अपमानित शब्द कहे, इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि रामदेव को गिरफ्तार किया जाए और इनकी बयानबाजी को एकदम रोक लगाई जाए। इसकी हमारी मांग है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं रामदेव और जो बीजेपी के जो लोग हमारे दलित समाज का विरोध कर रहे हैं, हमारा अपमान करने का काम करते हैं। अगर कोई हमारा लीडर हमारे से मिलने आता है तो क्या वो हमारा शोषण करता है? हम किससे मिलने जाएंगे? क्या हम शोषण करने जा रहे हैं? तो ये अपमानित बातें, इतनी ओछी हरकतें करने का काम ये लोग कर रहे हैं, इतनी नीच हरकतों पे आ गए लोग, ये बड़े दुख की बात है। और इसके ऊपर माननीय सरकार इस पर रोक लगाए और इन अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल भेजे। बाबा रामदेव ने जो दलित महिलाओं के लिए, सबके लिए जो आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, उनको जेल भेजे, SC एक्ट के तहत उसमें मुकदमा लगे, यही हमारी मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जंतर मंतर पर आमरण अनशन करेंगे। जिस तरह की ये बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी करा रही है, बाबा रामदेव गुरु जी को ये
बात शोभा नहीं देती कि कहीं जाके राहुल गांधी जी एक दलित समाज के यहाँ उसकी गरीबी को देखने के लिए जाते हैं या उसका कोई दुख सुनने के लिए जाते हैं और उस पे वो कलंक के ये टीके लगाए जाते हैं। एक अपने स्वास्थ्य के खातिर बाबा रामदेव को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी की सीनियर कायद सुषमा स्वराज ने यूपीए हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों में इस हुकूमत ने मुल्क को पीछे ढकेल दिया है। हरिद्वार में एक इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि महंगाई के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हुकूमत ही जिम्मेदार है। आत्मविश्वास था और उस समय ये देश अंतर्राष्ट्रीय जगत में सर ऊंचा करके खड़ा था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो दुर्गति इस देश की कांग्रेस के कुशासन ने की है, आज छोटे छोटे देश आंखें तरेर कर हमसे बात करते हैं। आज यहाँ का उद्यमी अपनी पूंजी निकाल कर बाहर ले जा रहा है। आज यहाँ का युवा बुझा हुआ है। आज देश निराशा और हताशा की स्थिति में है और इसको इस स्थिति में लाने का एकमात्र जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, जो पिछले 10 वर्ष से यहाँ शासन कर रही है। अगर मैं 10 वर्ष के इनके काम का आकलन करूं और इनका बही खाता पढ़ूं तो मुझे उसमें 10 चीजें दिखाई देती हैं। महंगाई की मार, दूसरे पर दिखता है घोर भ्रष्टाचार, तीसरे पर दिखती है घोटालों की भरमार, चौथे पर दिखता है किसानों का हाहाकार, पांचवें पर दिखता है बंद कारोबार, छठे पर दिखता है मंद व्यापार, सातवें पर दिखता है युवा बेरोजगार, आठवें पर दिखता है महिलाओं के साथ दुराचार, नौवें पर दिखता है लोकतांत्रिक संस्थाओं से दुर्व्यवहार और 10वें पर दिखाई देता है पाकिस्तानी सैनिकों का सीमा पर अत्याचार। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी को पहले पाकिस्तान भेजा जाए ताकि वो दूसरों पर तबसरा करने से ग्रेज कर सके। वाज़ेह है कि हम आपको यहां बता दें कि इससे कबल मोदी को लालू प्रसाद यादव ने कसाई भी कहा था। मोदी को पाकिस्तान दिया जाए, पाकिस्तान जाए तो उसको पता लगेगा। जो दूसरे को भेज रहा पहले वो जाना। पाकिस्तान के मंत्री जिस तरीके से बात, अरे जिस तरह से गंदा ही बात बोलता है, पहले पाकिस्तान ही जाना जो दूसरे को भेज रहा। जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्री बोलते हैं, नहीं लगता है कि भारत के आंतरिक मामलों में लोग हंसता? ये गंदा बात कोई नहीं बोलता ये सब। और उधर मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने अपना एक बयान जारी करते हुए मोदी के बयान का मजाक उड़ाया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। Ms. Priyanka as his daughter, I'm not sure whether Ms. Priyanka would be happy to consider Shri Narendra Modi as a father figure. I'm not sure about that. Shri Narendra Modi considers Ms. Priyanka as his daughter. I'm not sure whether Ms. Priyanka would be happy to consider Shri Narendra Modi as a father figure. I'm not sure. और उधर मरकजी वजीर चिदम्बरम ने कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा करार दिया है। We reject that statement. Jammu and Kashmir is an integral part of India. Only a few days ago, the people of Jammu and Kashmir have come out in large numbers and voted in a democratic free election. We reject that statement. But I also wish to say this is no different from the statements they made in the past. And I don't think we need to take those statements seriously. I don't think anyone in India doubts, or anyone, any responsible country in the world doubts that Jammu and Kashmir has been, is and will always be an integral part. और अब नाज़रीन प्राइम टाइम बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे मज़ीद तफसीलात को लेकर।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तारीखी शहर बनारस में आवाम ने नुक्कड़ नाटक करते हुए वोट की अहमियत व अफादियत को उजागर करने के लिए शऊर बेदारी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया, जिनसे हमारी करेस्पॉन्डेंट गीतांजलि ने बातचीत की है। आइए देखते हैं वहां का रंग बिरंगी नजारा। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं आस्था का केंद्र कहे जाने वाले बनारस शहर में और इस वक्त हम मौजूद हैं लोहरी बाग पार्क में, आजाद पार्क में, जहां की तस्वीरें बहुत ही दिलचस्प नजर आ रही हैं। एक कोशिश नजर आ रही है संस्कृति मंच की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जो कि यहाँ के मतदाताओं को एकजुट करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं और अपनी इसी पहल के जरिए रंग बिरंगे बनारस की तस्वीरों को एक रूप में ढालना चाहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे इस वक्त नुक्कड़ नाटक चल रहा है, जिसके जरिए जो मतदाता हैं उन्हें उनके हक के लिए जागरूक करने का यहाँ पे एक अभियान है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर संस्कृति मंच की पूरी टीम है और गानों के जरिए, अपनी कला के जरिए यहाँ के लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं, यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से, कि उनका क्या कहना है कि इस बार वो बनारस के मतदाता को कैसे जागरूक करने वाले हैं, उसे आगे बढ़ा रही हैं। क्या सोचकर इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे रखा गया है? ये मतदाता जागरूकता का पूरा कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि हमको मतदान करने के लिए उत्साहित तो किया जाता है, लेकिन मतदान हमको किस तरह की राजनीति लानी है, किस तरह का समाज बनाना है, किस तरह का देश बनाना है, इसको सोच के करना चाहिए। अभी आपने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों की जो चार दीवारें हैं उन्हें तोड़ना है, ये इशारा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ है या तमाम पार्टियों? देखिए, सांप्रदायिकता की राजनीति समय समय पे सभी पार्टियां खेलती हैं। अभी बहुत बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा है, उसमें भी जो आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमारा होता है कि वो सांप्रदायिकता का खेल खेलता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जिस तरह से महिलाओं के विरोध में देते रहते हैं, मुजफ्फरपुर का दंगा जिस तरह से इन लोगों ने कराया, इसलिए हम लोग किसी पार्टी को नहीं कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी जो है सांप्रदायिकता के विरोध में काम करती है। हमको लगता है सभी पार्टियां सांप्रदायिकता को अपने वोट का मुद्दा बनाती हैं, उसी तरीके से काम करती हैं। इनका आरोप तमाम पार्टियों को लेकर है कि सभी पार्टियां चुनाव आते ही सांप्रदायिकता की राजनीति करती हैं, लेकिन जिस तरीके का आक्रोश, जिस तरीके का रोष यहाँ पे मुलायम सिंह यादव के लिए देखा गया, वो एक सवाल है। कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है, क्या सोचकर वो इस बार वोट करेंगे, कैसे वो रंग बिरंगे बनारस को एक रंग में रंगेंगे। हमारे साथ वो आर्टिस्ट भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी परफॉर्म किया। इन्हीं से जानते हैं कि क्या सोचकर यहाँ पर इस मुहिम को ये चला रहे हैं। मैम, बात ये है कि हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग का मकसद ये है कि जो नेता दागी न हो उसे हमें जिताना है, क्योंकि हमारी बनारस की जो संस्कृति है बहुत पुरानी है। इसे कोई खराब करेगा तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। जी, सही बात आपने कही कि बनारस की संस्कृति बहुत पुरानी, अपनी तमीज और तहजीब के लिए जाना जाता है। इनसे जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं, इसके लिए क्या सोचकर आपने कदम आगे बढ़ाया है? मैम, इसमें हम सोच के जो कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल चुका है, क्योंकि इसे सुधारने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा और इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि जो भी देखा जाए, जैसे भी देखा जाए, वो भ्रष्टाचार तंत्र के लोग में डूबा हुआ है। देश में मुद्दे कई हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और साथ ही साथ जो सांप्रदायिकतावादी राजनीति की जा रही है वो भी अपने आप में चरम पे है और इन्हें सुधारने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान किया जा रहा है बनारस के आजाद पार्क में। बनारस से कैमरा पर्सन कपिल के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी। दूसरी जानिब चेन्नई रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 7:30 बजे 2 धमाके हुए। इन धमाकों में एक हलाक जबकि दीगर 10 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी बताए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी गुवाहाटी एक्सप्रेस के S4 और S5 में 2 धमाके हुए, जिसमें बेंगलुरु जा रही खातून स्वाति जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं हलाक हो गई। जख्मियों को चेन्नई के राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम भी चेन्नई पहुंच गई है। रियासती हुकूमत ने बम धमाके में हलाक होने वालों के लिए 1 लाख जबकि शदीद जख्मियों को फीकस 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। जनूबी रेलवे के जनरल मैनेजर राकेश मिश्रा ने बताया कि हलाक होने वाली खातून का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से है। हादसे के बाद उस रूट की सभी ट्रेनों को कुछ देर के लिए मनसूख कर दिया गया था।
और वजीर आजम मनमोहन सिंह ने चेन्नई में हुए धमाके की मजम्मत करते हुए इसे वहशियाना कार्रवाई करार दिया और कहा कि इस मायूस और बुज़दिलाना वारदात करने वालों को इंसाफ के दायरे में लाने की हर कोशिश की जाएगी। इस वाक़े में हलाक होने वालों के अहले खाना की तय हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्होंने अमन कायम रखने की अपील की और यकीन जाहिर किया कि अमन और हम आहंगी को बिगाड़ने के लिए इस कोशिश को नाकाम करने में मुल्क की आवाम हमेशा मुत्तहिद रहेगी। वजीर रेलवे मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि दिल्ली के एक माह चेन्नई का दौरा करेंगे ताकि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़ी बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में धमाके की वजूहात का पता चला सके, जिसके नतीजे में खातून हलाक हो गई थी। इन्होंने कहा कि हमारे लोग तेजी से इकदाम कर रहे हैं और राहत भी फराहम कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि धमाके में हलाक होने वाली खातून की स्वाति की हैसियत से शनाख्त की गई है, जिसकी उम्र 24 साल बताई जाती है। वो बेंगलुरु से विजयवाड़ा जा रही थी और आगे गुंटूर तक जाने वाली थी। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी पर तनकीदों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। चिदम्बरम ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बहाने मोदी पर हमला किया है। चिदम्बरम ने कहा, मुझे खुशी है कि मोदी प्रियंका गांधी को अपनी बेटी समझते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि प्रियंका मोदी को अपने वालिद जैसे शख्स के तौर पर देखना पसंद करेंगी। चिदम्बरम ने कुछ वक्त पहले मोदी के इक्तिसादी इल्म पर सवाल उठाया है। इससे पहले बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तरफ से दूरदर्शन को दिया गया इंटरव्यू तनाज़ात में घिर गया है। जराये के मुताबिक मोदी के इंटरव्यू के इस हिस्से को काट दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी बेटी जैसी है। बताया जाता है कि मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय सकाफत में बेटियों को निशाना नहीं बनाया जाता है। इस इंटरव्यू में मोदी ने दूरदर्शन पर यह इल्जाम भी लगाया कि सरकारी टीवी चैनल ने उन्हें ब्लैक आउट कर रखा है। सीपीएम जनरल सेक्रेटरी प्रकाश गर्ग का कहना है कि तीसरे महाज के क़याम के इम्कानात रोशन हैं। इन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि तीसरा महाज हुकूमत तश्कील देगा। इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह तीसरे महाज की क़यादत कर सकते हैं। कांग्रेस को तीसरा महाज हुकूमत की तायद करने के बारे में कोई फैसला करना चाहिए। इन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि AIDM के सरबराह जयललिता इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद बीजेपी का साथ नहीं देंगी। प्रकाश गर्ग ने जोर देकर कहा कि बीजेपी को बरसर इख्तिदार आने से रोकने महज एक मुतबादिल है। मुलायम सिंह ने पहले ही कह दिया था कि वो तीसरे महाज की क़यादत करेंगे। इस सिलसिले में क़तई फैसला बाद किया जाएगा। प्रकाश गर्ग का पूरा भरोसा है कि 11 इलाक़ाई और छोटी जमातें जो मुतहद हुई हैं बाद में भी गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी मुतबादिल के तौर पर मुतहद रहेंगी। DPCC के सेक्रेटरी ताज मोहम्मद से हमारे नुमाइंदे गौरव ने बातचीत की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मौजूद हैं DPCC के सेक्रेटरी ताज मोहम्मद जी। हम उनसे पूछते हैं कि आज ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन था बीजेपी के हेडक्वार्टर के सामने, जहां पर मीनाक्षी लेखी और बाबा रामदेव का पुतला फूंक दिया गया, वे इसे किस तरह देखते हैं और उन्होंने ये करने का उनका मकसद क्या था? आज जिस तरह से बाबा रामदेव ने राहुल जी के ऊपर टिप्पणी की थी, इसलिए हमारे महिला मोर्चा की तरफ से आज ये प्रदर्शन था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बाबा रामदेव ने कहा था कि राहुल जी एक दलितों के घर में जाके हनीमून के उसमें जाते हैं, लेकिन वो उनका कहना बिल्कुल गलत था। राहुल जी हमेशा, चाहे वो दलित का घर हो या किसी और उसका घर हो, हर एक किसी के यहाँ राहुल जी जाकर के उन्होंने रात बिताई है। उन्होंने लोगों के काम किए, जनता के बीच में वो गए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरह से राहुल जी ने काम किया है, हम बिल्कुल हमारी सरकार आएगी, हम जीत करके आएंगे। जैसे मीनाक्षी लेखी जी ने कहा था कि अगर फांसीवाद का कोई उदाहरण देखना है तो इंदिरा जी को देखिए, इमरजेंसी के दौरान उन्होंने हिंदुस्तानियों के मौलिक अधिकारों का खत्म किया, या सोनिया गांधी ने केसरी जी को अध्यक्ष के पद से हटा दिया। अगर कांग्रेस फांसीवाद की या नरेंद्र मोदी पर फांसीवाद होने का आरोप लगाती है तो उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? इंदिरा जी ने कभी इस तरह का नहीं किया, ये तो इनके आरोप लगाना है, इनके पास आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ इंदिरा जी जैसी कोई दूसरी लेडी आज तक नहीं आई, ये क्या करेंगे इंदिरा जी का वो करके। मैं समझता हूँ इंदिरा जी के मुकाबले पर कोई लेडी दूसरी आ नहीं सकती। तो अब ये जो आपकी बाबा रामदेव को लेके आपकी जो प्रेस प्रोटेस्ट थी, ये बीजेपी के दफ्तर के आगे ही क्यों? आप बाबा रामदेव के पास भी जा सकते थे, आपने बीजेपी के मुख्यालय के आगे ये धरना प्रदर्शन क्यों किया? क्योंकि बाबा रामदेव बीजेपी के
एजेंट हैं वो एजेंट के तौर पर बीजेपी का कार्य कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी को हमें दिखाना था कि बाबा रामदेव जिस तरह की हरकत कर रहे हैं उस तरह की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उनकी इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम लोग चाहे बीजेपी का दफ्तर हो या बाबा रामदेव का हो, बाबा रामदेव के यहाँ जाकर भी पुतला फूकेंगे, हम कहीं पीछे नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। ये ताज मोहम्मद साहब का कहना है कि बाबा रामदेव बीजेपी के नुमाइंदे हैं और ऐसे में दलित महिलाओं को लेकर या राहुल गांधी को लेकर जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, कांग्रेस उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और हर उस मोर्चे पर इस बात को लेकर जाएगी जहां पर इस विरोध को लोग सुन सकें और उसके अगेंस्ट काम हो सके। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं गौरव हंदुजा, मुंसिफ टीवी। दूसरी जानिब डीपीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट से बात की है हमारे नुमाइंदे गौरव ने। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। हमारे साथ डीपीएमसी की वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं सुमित्रा जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों किया। देखिए, बाबा रामदेव जो एक भगवा ड्रेस का अपमान करते हैं, दलितों का अपमान करते हैं, मीनाक्षी लेखी जो स्पोक पर्सन है और वो इंदिरा गांधी जी के लिए कहती है कि फांसी दे देनी चाहिए, जिस परिवार ने अपनी प्राण न्यौछावर किए, बलिदानियां दी हैं देश के लिए। मैं कहती है भगवा के पूरे देश के जो भगवा है उनसे विश्वास उठ जाएगा जनता का। नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? कहाँ गई उनकी नैतिकता? कहाँ गए उनके मूल्य और सिद्धांत? जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी कौन सी मजबूरी है जो रामदेव की जुबान पर वो काबू नहीं कर पा रहे? क्यों उनको छुपाते हैं? बार बार वो पकड़े जाते हैं। मीनाक्षी लेखी की सदस्यता क्यों भंग नहीं कर देते? ये बीजेपी की तर्जुमान मीनाक्षी लेखा और बाबा रामदेव के बयानात को लेकर डीपीएमसी के कारकुनों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जो बीजेपी के दिल्ली दफ्तर के रूबरू किया गया। के खिलाफ हम ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खिलाफ हम ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डीपीएमसी की प्रेसिडेंट ने बाबा रामदेव और मीनाक्षी लेखी के बयानात पर शदीद तनकीद की और कहा कि ये दिलों को तोड़ने वाली बात करते हैं। ये बाबा रामदेव हो, ये सब तोड़ने की बात करते हैं। एक वर्ग के बारे में इतनी होची बात करना है कि योग गुरु, और समर्थन किसको दे रहे हैं आपको सब पता ही है। तो वो किसी न किसी आड़ में छुपना चाहते हैं, उनको पता है उन्होंने जितने गलत काम किए वो सब एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये छुपना चाहते हैं बीजेपी के आड़ में, और बीजेपी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे लोगों को कम से कम चेतावनी हम देना चाहते हैं कि बच के रहिए ऐसे लोगों से जो देश तोड़ने। इलेक्शन कमीशन ने कल पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल को वजह बताओ नोटिस जारी की। बादल को ये नोटिस इस वजह से जारी की गई है क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पर कहा था कि इंतखाबात में खर्च तो करोड़ों रुपए किए जाते हैं, लेकिन जानकारी बहुत कम पैसों की दी जाती है। बादल ने मुबैना तौर पर लोगों से ये भी कहा था कि वह इंतखाबी मुहिम के लिए खुफिया तरीके से फंड दे। बादल की तरफ से मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी किए जाने की बात मानते हुए कमीशन ने उन्हें 2 मई की शाम तक अपने मुबैना बयान पर सफाई पेश करने को कहा है। अगर बादल ने 2 मई की शाम तक जवाब दाखिल नहीं किया तो कमीशन उन्हें इत्तला दिए बगैर कार्रवाई करेगा। पंजाब कांग्रेस के एक लीडर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कमीशन ने कहा कि मिसाली ज़ाब्ते अखलाक में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तमाम पार्टी उम्मीदवार ऐसी किसी भी सरगर्मियों से गुरेज करें जो खराब होती है और इंतखाबी कानून के तहत जुर्म होती है। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान की शय करार दिया है और कहा कि इस मसले को कश्मीरी अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात और यूएनओ की सलामती कौंसिल की रहनुमाना या हिदायत के मुताबिक हल किया जाना चाहिए ताकि इस इलाके में देर अमन कायम हो सके। जनरल राहिल शरीफ ने यौम शहदा के मौके पर रावलपिंडी में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये एक ऐसा तनाज़ा है जिसे बैन अक़वामी सतह पर कबूल किया गया है।
इन्होंने कहा कि कश्मीरियों की बेमिसाल कुर्बानियां ज़ाया नहीं जाएंगी। अपने खिताब में जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान में अमन की ख्वाह हैं, लेकिन किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए हमें वक्त पर तैयार भी हैं। मुल्क की मुख्तलिफ खबरों पर पेश है मुनसिफ टीवी के नुमाइंदों की एक खास रिपोर्ट एक नज़र में। आज सुबह करीब 8 बजे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 और कोच नंबर S4 और S5 में हुए 2 लगातार बम धमाकों से जहां एक महिला की मौत हो गई तो वहीं दूसरी ओर 9 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। आज सुबह चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे 8 बजे करीब हुए माइनर ब्लास्ट से लोग सहम गए। ये बम धमाके प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे हुए और कोच नंबर S4 और S5 में। इन धमाकों में जहां एक महिला की मौत हो गई है तो वहीं 9 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं रेलवे मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां मृत महिला के परिजनों को 1 लाख मुआवजा देने का फैसला किया है तो वहीं सीरियसली घायल लोगों के परिजनों को 25,000 और जिन्हें मामूली चोट आई है उनके परिजनों को 5,000 देने का फैसला किया है। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जिससे फिलहाल पूछताछ जारी है। गर्मी से दिल्ली बेहाल। राजधानी दिल्ली में अब गर्मी झुलसाने लगी है। कल बुधवार का दिन अप्रैल महीने का सबसे ज्यादा गर्म दिन था जब पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया। आज वीरवार के दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री रहा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ना भी लाजमी है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के वोट देने के बाद खींची गई सेल्फी पिक जहां ट्विटर पर छाई रही और चर्चा का विषय बनी रही तो वहीं दूसरी ओर जैसे ही कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपने एक महिला पत्रकार के साथ रिश्ते होने की बात कबूली तो ट्विटर की दुनिया में मानो भूचाल सा आ गया। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का सेल्फी बुधवार को ट्विटर की दुनिया में टॉप ट्रेंड पर रहा, लेकिन जैसे ही कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक महिला पत्रकार से अपने रिश्तों की बात कबूली सोशल प्लेटफॉर्म पर भूचाल मच गया। देखते देखते दिग्विजय ट्रेंडिंग टॉप की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए। दिग्विजय और पत्रकार अमृता राय की तस्वीरें वायरल होने के बाद दोनों ने अपना रिश्ता बुधवार को ही कबूल लिया था और वहीं ये तस्वीरें ट्विटर पर बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने सार्वजनिक की थी। मनीष ने मांगी माफी, गडकरी ने वापस लिया केस। तकरीबन 4 साल पहले बीजेपी के नेता नितिन गडकरी पर इल्जाम लगाने वाले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीष तिवारी ने उनसे बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने बीजेपी नेता पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने आदर्श सोसाइटी में बेनामी फ्लैट खरीदा था। मनीष ने कहा कि 4 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इल्जाम उन्होंने नितिन गडकरी पर लगाए थे वो सही नहीं थे, इसलिए वो बिना शर्त माफी मांगते हैं। इसके बाद गडकरी ने भी कोर्ट से पेटिशन वापस लेने की गुजारिश की। और अब नाज़रीन हम आपको एक शेर बताएंगे जिस शेर के शायर का नाम आपको पहचानना है और उसे बजरिए SMS हमें उसका जवाब देना है और सही जवाब देने वाले का नाम इतवार के दिन ऐलान किया जाएगा। ऐ काश मुक़द्दर में ऐसे भी अमल होते, ऐ काश मुक़द्दर में ऐसे भी अमल होते, उन झील सी आंखों में हम नील कमल होते। ये किस शायर का शेर है पहचानिए और हमें SMS कीजिए इस नंबर पर और हर हफ्ता पाइए खुसूसी इनाम। और अब नाज़रीन प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए मुनसिफ टीवी। दीजिए सारी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शब बखैर।